औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक। तो कल हमने जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि सोर्सेज क्या हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, और इसके बाद जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें स्टार्ट होंगी। ये थोड़ी सी जो चीज़ें थी वो थोड़ा सा जो है ना इतनी इंटरेस्टिंग नहीं थी, पर्सनली मुझे इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती। ठीक है, तो अच्छा, सबसे पहले हमारे पास क्या है, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हमारे पास सोर्सेज क्या हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने डिस्कस किया था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको हम ऑब्टेन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, हमने कहा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करेंगे, और एक तो चीज़ थी कि हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म से इनको ऑब्टेन किया। अब हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, जिनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें क्या आते हैं हमारे पास, एक तो प्लांट्स आ जाते हैं, और फिर हमारे पास क्या है, एनिमल्स आ जाते हैं। इनकी बॉडी में क्या होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, इनकी जो बॉडीज़ होती हैं इनमें क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, उनमें आ जाते हैं हमारे पास मिनरल्स। अब जो मिनरल्स हैं इनमें क्या होते हैं, इनमें क्या है, तीन चीज़ें हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम डिस्कस करेंगे, और हमारी जो बुक्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा वो चीज़ें, वो मिनरल्स दी हैं। एक है हमारे पास कोल, और फिर है हमारे पास नेचुरल गैस, और इसके अलावा हमारे पास है पेट्रोलियम। अच्छा, ये दो चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं, उसकी हमें कोई फर्दर इतनी स्टडीज़ की नीड नहीं है, और ना ही हमारी किसी बुक में है। उसके अलावा हमारे पास है मिनरल्स। मिनरल्स में तीन चीज़ें आ गई, एक हमारे पास है कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। ठीक है, तो अब इन मिनरल्स में हम सबसे पहले कोल को स्टडी करेंगे, फिर नेचुरल गैस को, और फिर पेट्रोलियम को। लेकिन इससे पहले दो कंसेप्ट हैं हमारे पास, एक है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और फिर है हमारे पास जो है वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, जो कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ डेफिनेशंस आपको समझा दूंगी, आई विल नॉट राइट एनीथिंग ऑन द कॉपी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि हमारे पास है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है, बेसिकली डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब होता है किसी भी सॉलिड या किसी भी लिक्विड को हमने क्या करना है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर हीट करना, ताकि हम उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकें। ठीक है, अगर कोई भी सॉलिड है, कोई भी गैस, इंपॉर्टेंट चीज़, सॉलिड और गैस को किसी भी हायर टेम्परेचर पे हीट करना इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ताकि हम उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकें, इसे हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ठीक है, उसके अलावा होता है हमारे पास, अच्छा, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी कि हीट करके हम उस सब्सटेंस को डिकम्पोज करें ताकि उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम सेपरेट कर सकें। उसके अलावा हमारे पास होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है दैट इज़ बेसिकली किसी भी लिक्विड को इन द एब्सेंस ऑफ एयर हीट करना, ताकि इसके कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकें। अब ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पे जो मिनरल्स वाली जो सोर्सेज हैं इनमें यूज़ करेंगे। कोल की होती है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, और पेट्रोलियम की होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, अब हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कोल, जिसको हमने स्टडी करना है। कोल में से हम किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, अब कोल हमारे पास क्या चीज़ होती है, कोल और चारकोल दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, और दोनों डिफरेंट कंसेप्ट हैं। ठीक है, कोल, चारकोल हमारे पास क्या होता है, चारकोल होता है अगर फॉर सपोज हमने किसी भी वुड को जब हम हीट करते हैं, उसके बाद जो बर्निंग के बाद जो चीज़ बच जाती है उसको हम कहते हैं चारकोल। ठीक है, वो कोल नहीं होता। कोल हमारे पास ज़मीन में से ऑब्टेन होता है। ठीक है, और वो ज़मीन में से कैसे ऑब्टेन होता है, उसकी हमारे पास कुछ स्टेजेस होती हैं जिनसे हम कोल को ऑब्टेन करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास वुड होता है। कोई भी प्लांट है, उसकी डेथ हो गई, वो बनेगा, वो इन द फॉर्म ऑफ वुड, वो उस ज़मीन में दफन होता जा रहा है। काफ़ी साल, मिलियंस ऑफ ईयर्स वो उस ज़मीन के अंदर है। ठीक है, उसमें क्या होगा, उस पर बैक्टीरियल एक्शन होगा, उस पर क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शंस होंगे। ठीक है, बैक्टीरियल एक्शन होगा, केमिकल रिएक्शंस होंगे, और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास क्या बनता है, एक दूसरी फॉर्म बनती है कोल की, विच इज़ कोल्ड पीट। बैक्टीरियल एक्शन होगा, केमिकल रिएक्शंस होंगे विद इन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस होंगे, और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास क्या बनता है, एक फॉर्म बनता है कोल का, विच इज़ कॉल्ड पीट। और ये क्या है, ई ई पी ई ए टी। ठीक है, पीट।
पीट पीट बन गया। उसके बाद हमारे पास क्या बनता है, उसके बाद अगेन उस पीट पे हायर टेम्परेचर, हायर प्रेशर ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर वो चीज़ अंदर धंसती हुई जा रही है, ठीक है। उस पर हायर प्रेशर एंड हायर टेम्परेचर की वजह से, हायर टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से वो जो पीट है वो कन्वर्ट हो जाता है कि अदर फॉर्म ऑफ कोल में, विच इज़ कॉल्ड लिग्नाइट, ठीक है। और ये जो लिग्नाइट है वो बेसिकली क्या बनाता है, उस पर अगेन हायर प्रेशर एंड हायर टेम्परेचर, ये क्या है, स्टेजेस हैं बेसिकली, ठीक है। अभी जो लिग्नाइट है वो कन्वर्ट होता है बिटुमिनस कोल में, और ये जो बिटुमिनस कोल है वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है एंथ्रासाइट में, विच इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ कोल, ठीक है। अभी जो बिटुमिनस कोल है वो क्या होता है, हमारे पास सॉफ्ट कोल होता है, ठीक है। और ये क्या होता है हमारे पास, एक जो है वो यूज़ करते हैं द प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। बिटुमिनस कोल इज ऑल्सो कॉल्ड सॉफ्ट कोल, ठीक है। ये क्या होता है, हमारे पास सॉफ्ट कोल होता है, ठीक है। अब क्या हुआ हमारे पास, अब ये चीज़ें, ये जस्ट हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है ये चीज़, ठीक है। जस्ट एक थोड़ी सी जो है ना एक कंसेप्ट था विच आई वांटेड कि मैं बता दूं, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, किस तरह से कोल की डेवलपमेंट होती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो इसमें क्या है, सबसे पहले वुड है, वुड पे क्या हुआ, बैक्टीरियल एक्शन हुआ, बैक्टीरियल एक्शन एंड केमिकल रिएक्शंस हुए विद इन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, और फिर हमारे पास क्या बना, पीट बना। पीट के बाद, पीट के ऊपर हायर टेम्परेचर एंड हायर प्रेशर्स की वजह से वो कन्वर्ट हुआ लिग्नाइट में, फिर बिटुमिनस कोल में, फिर एंथ्रासाइट में। अभी जो बिटुमिनस कोल है इट इज़ द सॉफ्ट कोल और इट इज़ द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब मोस्टली इस कोल को हम यूज़ करके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, ये जो कोल है, हमने कोल को ऑब्टेन किया। अब इस कोल में से हम किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑब्टेन करेंगे। अब क्या हुआ, अब हमारे पास हम क्या करेंगे, हमने कोल की क्या करेंगे, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे। अब ऑलरेडी टोल्ड के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होती है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हम इसकी करेंगे, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे, कितने टेम्परेचर पे करेंगे, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हम करेंगे 500 से लेकर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इन द एब्सेंस ऑफ एयर। हमने क्या किया, इस कोल को हीट किया, ठीक है। जब हम इसे हीट करेंगे तो हमें चार चीज़ें इससे ऑब्टेन होती हैं, ठीक है। चार चीज़ें हमें इससे मिलेंगी। एक होता है हमारे पास, कोक, जो कि सॉलिड फॉर्म है, ठीक है, जो कि सॉलिड है। फिर हमारे पास ऑब्टेन होता है कोल टार। कोल टार जो है वो हमारे पास क्या होता है, लिक्विड होता है। इसके अलावा हमें मिलेगा कोल गैस, जो कि बेसिकली गैस होता है। और फिर हमें मिलेंगे अमोनिकल लिक्विड्स, इसमें क्या होती हैं, ट्रेसेस ऑफ अमोनिया, ठीक है। इसमें होती हैं ट्रेसेस ऑफ अमोनिया। और जो कोल गैस है वो बेसिकली दो गैसेस का मिक्सचर होता है, ठीक है। इट इज़ द मिक्सचर ऑफ मीथेन विच इज़ द ऑर्गेनिक कंपाउंड और हाइड्रोजन गैस, इनके मिक्सचर को हम कहते हैं कोल गैस, ठीक है। जो कोक होता है वो बेसिकली हमारे पास सॉलिड होता है, और इसको हम जो स्टील है उसके बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, सॉलिड है, और स्टील बनाने के लिए हम उसे यूज़ करते हैं, यूज्ड फॉर मेकिंग स्टील, ठीक है। और इसके अलावा ये जो कोक होता है वो हमारे पास इनफ्लेमेबल होता है, ठीक है। और इसको जो है वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जी, ठीक है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी हम क्या करते हैं, हम इस कोक को यूज़ करते हैं, ठीक है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जी हम इसको यूज़ करते हैं। कंप्लीट में नहीं लिख रही इधर, ठीक है। फिर हमारे पास है इंपॉर्टेंट चीज़ है कोल टार। कोल टार हमारे पास क्या है, लिक्विड है। अब कोल की हमने की थी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्योंकि वो सॉलिड था, ठीक है। अब जो कोल टार है वो लिक्विड है, इसकी क्या करेंगे, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। जब इसकी हम करते हैं फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, तो इसकी फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन के नतीजे में हमें मिलता है बेंजीन। इसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंटली
400 तकरीबन इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ या ज़्यादा आई कैन से क्वांटिटी में जो चीज़ मिलती है दैट इज़ बेंजीन। बेंजीन जो कि हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, वो हमें इस कोल टार में से मिलता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास कोल को एक छोटी छोटी सी जो है ना इसकी वो थी, ब्रीफली हमने इसको डिस्कस किया कि कोल में से किस तरह से कोल की स्टेजेस होती हैं, फिर कोल में से हमें किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, ठीक है। ये बहुत ही छोटा, बहुत ही कम इसके बारे में था, ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा इट इज़ नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट कि इस पर हम बहुत ज़्यादा जो है ना टाइम लगाएं, ठीक है। तो बस यही था कि कोक मिलता है, कोल टार मिलता है, कोल गैस एंड अमोनिकल लिक्विड्स। कोल गैस में जो है वो हमारे पास क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड हाइड्रोजन गैस होता है, ठीक है। अमोनिकल लिक्विड्स या लिक्विड्स, इनमें क्या होते हैं, हमारे पास ट्रेसेस होते हैं अमोनिया के। कोल टार लिक्विड होता है, इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से बेंजीन मिलता है और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मोर देन ग्रेटर देन 400 या अप्रोक्सीमेटली 400 हमारे पास क्या होते हैं, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली है वो हमारे पास, या आई कैन से बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो होता है दैट इज़ बेंजीन, ठीक है। फिर हमारे पास है कोक। कोक सॉलिड होता है, ठीक है, और इसको हम स्टील बनाने के लिए और एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जी हम क्या करते हैं, कोक को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो एक सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का दैट इज़ अ नेचुरल गैस, ठीक है। अच्छा जी, तो अभी हमने कोल स्टडी कर लिया है, ठीक है। कोल में मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है, 500 टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे हम कोल की तो बनेगा कोक, कोल टार एंड अमोनिकल लिक्विड्स बनते हैं, ठीक है। जो कोक है उसकी जब जो है वो कोक सॉलिड होता है, उसमें से हमारे पास स्टील बनता है एंड ऑल दैट, ठीक है, सारी चीज़ें हो गई। फिर हमारे पास कोल टार लिक्विड है, उसमें से बेंजीन और दूसरे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो बनते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो मैं बताना भूल गई वो ये कि जो कोल टार है वो तकरीबन 5% या फिर ज़्यादा जो कोल में से डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में जो कंपोनेंट हमें मिलता है दैट इज़ बेसिकली कोल टार, ठीक है। जो अब हमारे पास सेकेंड चीज़ है जो अभी हमने पढ़ना है दैट इज़ नेचुरल गैस। अभी जो नेचुरल गैस है वो क्या होता है, नेचुरल गैस हमारे पास मिक्सचर है 6 गैसेस का एंड 6 गैसेस जो हैं वो, जो 6 गैसेस होती हैं वो एक दूसरे के साथ अनरिएक्टिव होती हैं, ठीक है। मिक्सचर ऑफ 6 गैसेस विच आर अनरिएक्टिव टू ईच अदर, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं नेचुरल गैस। तो ठीक है, नेचुरल गैस इज द मिक्सचर ऑफ 6 अनरिएक्टिव गैसेस, ठीक है। अब इन 6 अनरिएक्टिव गैसेस में हमारे पास, अच्छा, जो नेचुरल गैसेस की यूजेस क्या हैं। सबसे पहले जो नेचुरल गैस है हम इसको एज अ डोमेस्टिक फ्यूल यूज़ करते हैं, ठीक है, घरों में मोस्टली यही नेचुरल गैस यूज़ किया जाता है। फिर इसमें एज अ इंडस्ट्रियल फ्यूल हम इसको यूज़ करते हैं। व्हीकल्स में जो फ्यूल हम यूज़ करते हैं दैट इज़ ऑल्सो नेचुरल गैस विच इज़ कॉल्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या CNG, ठीक है, वो भी हमारे पास क्या है, एक नेचुरल गैस है, ठीक है। अब इसमें कंपोनेंट्स क्या होते हैं, 6 हम इसमें जो है वो गैसेस पढ़ते हैं, ठीक है। एक होता है हमारे पास मीथेन आता है, ठीक है, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, नाइट्रोजन, ब्यूटेन, नाइट्रोजन गैस और हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। अभी जो मीथेन है वो तकरीबन 85% जो है वो इसमें प्रेजेंट होता है। ईथेन हमारे पास प्रेजेंट होता है 1.05%। और जो इसमें प्रोपेन है दैट इज़ 0.28% प्रेजेंट इन द नेचुरल गैस। और इसके अलावा ब्यूटेन जो है वो प्रेजेंट होता है 0.17%, 0.17% बेसिकली। और जो नाइट्रोजन है वो 3.88% जो है वो इसमें प्रेजेंट होता है। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड 0.02% जो है वो प्रेजेंट होता है हमारे नेचुरल गैस में, ठीक है। तो नेचुरल गैस अगर कोई डिफिनेशन पूछे तो आपने कहना क्या है, नेचुरल गैस इज़ द मिक्सचर ऑफ 6 अनरिएक्टिव गैसेस, ठीक है। अभी जो 6 के 6 गैसेज हैं वो एक दूसरे के साथ अनरिएक्टिव होती हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो याद रखने वाली है, ठीक है।
इसके अलावा ये जो नेचुरल गैस है, बेसिकली इसमें जो 6 गैसेस हैं, इनमें सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन किसकी होती है? मीथेन की होती है 85%। और सेकंड नंबर पे नाइट्रोजन होता है 3.88%। और फिर हमारे पास क्या होते हैं? दूसरे गैसेस आ जाते हैं। अब इसको एज अ डोमेस्टिक फ्यूल यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रियल फ्यूल यूज़ किया जाता है, और एज अ जो है वो व्हीकल, हम इसको व्हीकल फ्यूल्स में हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG। ठीक है। अब ये चीज़ हो गई नेचुरल गैस की। फिर हमारे पास आ जाता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम बेसिकली, ये जो पेट्रोलियम जो है वो हमारे पास बेसिकली क्या चीज़ है? पेट्रोलियम, पेट्रोलियम हमारे पास, पेट्रोलियम का मतलब होता है पेट्रो मीन्स रोक, एंड ओलियम मीन्स ऑयल। ठीक है। इसके दूसरे नाम हमारे पास क्या होते हैं? एक इसको, इसी को कहा जाता है क्रूड ऑयल। ठीक है। ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। और इसके अलावा हम इसको कहते हैं रॉक ऑयल, क्योंकि रॉक में से निकलता है। ठीक है, रॉक ऑयल कहा जाता है। और अब हमारे पास पेट्रोलियम क्या होता है? थिक विस्कस लिक्विड होता है, जो कि हमें मिलता है जो है वो मतलब जो कि हम ऑब्टेन करते हैं किस में से? अर्थ की क्रस्ट में से। ठीक है, अर्थ की जो क्रस्ट होती है, इसमें थिक विस्कस ऑयली लिक्विड होता है, जो कि हम ऑब्टेन करते हैं अर्थ की क्रस्ट में से। दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम हमारे पास क्या है? थिक विस्कस ऑयली लिक्विड obtained from अर्थ क्रस्ट। ठीक है, जो अर्थ की क्रस्ट है, इसमें से थिक विस्कस ऑयली लिक्विड हम ऑब्टेन करते हैं, एंड दैट थिक विस्कस ऑयली लिक्विड इज बेसिकली कॉल्ड पेट्रोलियम। ठीक है। अब ये जो पेट्रोलियम है, इसकी फिर क्या करते हैं? इसको रिफाइन किया जाता है, और इसको जब रिफाइन करेंगे तो फिर हमें तकरीबन अबव 500 कंपाउंड्स मिलते हैं, और उनमें से मोस्टली जो हमें कंपाउंड्स मिलते हैं वो क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है। अब इसकी जो, इसको जब रिफाइन करेंगे तो उसके लिए जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है, दैट इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तब हम क्या करते हैं? इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके जो है वो रिफाइन करते हैं थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन। और अबव 500 कंपाउंड्स जो है वो हम ऑब्टेन करते हैं इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद। ठीक है। अब इसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड हमें मिलता है वो क्या होता है? वो होता है पेट्रोल, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड गैसोलीन। ठीक है। अभी जो पेट्रोल होता है, वो उसमें 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हमें याद करनी हैं। जो पेट्रोल है उसमें 3 चीज़ों से बनी होती है पेट्रोल। एक होता है हेक्सेन, हेप्टेन एंड ऑक्टेन। ठीक है। तो पेट्रोल हमारे पास क्या होता है? पेट्रोल इज़ द कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम। इन दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पेट्रोल इज़ कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम, कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम composed of hexane, heptane and octane। हेक्सेन, हेप्टेन एंड ऑक्टेन, ये तीनों चीज़ें मिलके हमारे पास क्या बनाती हैं? पेट्रोल बनाती हैं। ठीक है। अब पेट्रोलियम, इसकी जब रिफाइन करेंगे, इसको जब रिफाइन करेंगे तो क्या बनेगा? पेट्रोल बनेगा। नहीं, बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स मिलते हैं, उनमें से एक कंपाउंड जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ पेट्रोल। पेट्रोल जो है वो हमारे पास क्या होता है? इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, बना हुआ होता है 3 चीज़ों से, विच आर कॉल्ड हेक्सेन, हेप्टेन एंड ऑक्टेन। ठीक है। अब दो चीज़ें, दो जो है वो मतलब जो पेट्रोलियम और पेट्रोल है, इनमें एक एक डिफरेंस क्या है? जो पेट्रोलियम होता है वो हाईली डेंस होता है, और वो नॉन कम्बस्टाइल होता है, यानी कि उसको हम कम्बस्ट नहीं कर सकते। ठीक है। लेकिन जो पेट्रोल है वो हमारे पास क्या होता है? उसकी कम्बस्शन करते हैं, उसी को तो हम यूज़ करते हैं ना फ्यूल वगैरह में। तो पेट्रोल कम्बस्टाइल होता है, उसकी कम्बस्शन हो पाती है। ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब हमने देखना है कि पेट्रोलियम की जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, और किस किस तरह से इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है। ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है? पेट्रोलियम। ठीक है। इसकी होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन,
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम से क्या मिलता है, हमें दो तरह के कंपाउंड्स मिलते हैं, ठीक है। एक मिलते हैं हमें वोलेटाइल कंपाउंड्स मिलते हैं, और एक होते हैं हमारे पास नॉन वोलेटाइल कंपाउंड्स, ठीक है। एक है हमारे वोलेटाइल कंपाउंड्स, एक होते हैं नॉन वोलेटाइल, ठीक है। वोलेटाइल कंपोनेंट्स एंड नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स। अच्छा, फिर से एक डिफरेंस वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट्स। वॉलेटाइल हमारे पास वो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि बेसिकली रूम टेम्परेचर पर ही इवापोरेट हो जाएं, ठीक है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बता दिया था। और जो नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट्स हैं वो हमारे पास रूम टेम्परेचर पर इवापोरेट नहीं होंगे, ठीक है। अब वॉलेटाइल कंपोनेंट्स में किस तरह से होता है, तीन चीज़ें हम देखेंगे, टेम्परेचर देखेंगे, नंबर ऑफ़ कार्बन देखेंगे, और उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अगर फॉर सपोज़, क्योंकि जब हम पेट्रोलियम की जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो हम टेम्परेचर जो है वो तकरीबन हम काफ़ी जो है ना हाई टेम्परेचर इसका ले जाते हैं, ठीक है। तो इनमें कौन से कंपोनेंट्स, कौन सी चीज़ें किस टेम्परेचर पर सेपरेट होती हैं, किस टेम्परेचर पे हमें मिलती हैं, वो चीज़ें बेसिकली हमने यहाँ पे देखनी है, ठीक है। तो अच्छा, अब इसमें जो हमारे पास होते हैं वोलेटाइल कंपोनेंट्स एंड नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स, जो कि हमने देखनी है, ठीक है। अब इसमें जो तीन चीज़ें मैंने कहा कि तीन चीज़ें हम देखेंगे, टेम्परेचर देखेंगे, नंबर ऑफ़ कार्बन देखेंगे, और किस टेम्परेचर पे कौन सी चीज़ हमारे पास निकली है वो देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स क्या हैं, क्योंकि वो बहुत ही कम है, ठीक है। अब नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स हमारे पास जो सेपरेट होते हैं वो तकरीबन ग्रेटर देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे पास क्या होते हैं, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स जो हैं वो सेपरेट होते हैं, ठीक है। ग्रेटर देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स सेपरेट होते हैं, और इसमें क्या होती हैं, दो चीज़ें आ जाती हैं जो कि हमारे पास दो तरह के नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। एक होते हैं हमारे पास सॉलिड होते हैं, और एक होते हैं हमारे लिक्विड नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स, ठीक है। जो लिक्विड नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं इनमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारे पास ग्रीस और मोबिल ऑयल, ग्रीस एंड मोबिल ऑयल, ये भी क्या है, पेट्रोलियम के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो ग्रीस एंड मोबिल ऑयल हमारे पास क्या है, लिक्विड नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, जो सॉलिड नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं इनमें क्या है, इनमें आ जाता है एसफॉल्ट, ठीक है, और पैराफिन वेक्स। जो एसफॉल्ट है वो बेसिकली क्या चीज़ होती है, एसफॉल्ट हमारे पास क्या होता है, जो है वो यूज़ करते हैं लाइक रोड वगैरह की, उसको जो है वो हार्ड या उसके स्ट्रक्चर को जो है वो करने के लिए हमारे पास जो है वो यूज़ किया जाता है एसफॉल्ट, ठीक है। तो एसफॉल्ट, इसको इसका जो दूसरा नाम होता है एसफॉल्ट का, वो होता है हमारे पास पिच। एसफॉल्ट को ही पिच कहा जाता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एसफॉल्ट और पैराफिन वेक्स, जो कि सॉलिड हमारे पास नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं, एंड एसफॉल्ट इज ऑल्सो कॉल्ड पिच, ठीक है। तो ये दो चीज़ें जो कि हमारे पास नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं। अब वोलेटाइल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इनमें एक चीज़ हमारे पास के जो वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं उनमें आ जाते हैं, हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास एक चीज़ है, यहाँ पे हम लिखेंगे कि टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पे, फिर हमारे पास के कौन से कंपोनेंट, जो कंपोनेंट्स आएंगे इनके नंबर ऑफ़ कार्बन्स कितने हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या है, एग्जांपल्स क्या हैं उन कंपोनेंट्स की, ठीक है। तो सबसे पहले जो टेम्परेचर होता है वो होता है लेस देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड। लेस देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास सेपरेट होती हैं, लेस देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 to 4 कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। अब 1 to 4 कार्बन के कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे बतानी है कि 1 to 4 अगर नंबर ऑफ़ कार्बन हो तो जो सब्सटेंस होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है गैसियस स्टेट में, ठीक है। 1 to 4 कार्बन में जो कंपाउंड होता है वो क्या होता है, वो अपनी गैसियस स्टेट में होता है। 1 to 4 अगर कार्बन हो तो क्या होता है, वो अपनी गैसियस स्टेट में होता है, ठीक है। अगर 5 to 17 तक नंबर ऑफ़ कार्बन आ जाए तो वो होता है हमारे पास अपनी लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। और अबव अगर 17 कार्बन हो तो वो सॉलिड स्टेट हो जाती है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है कि हमने देखना है एग्जांपल्स क्या हैं, जो है वो
लेस देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 to 4 कार्बन में। जो नेचुरल गैस में चार हमने क्या की थी गैसेस पढ़ी थी, मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ब्यूटेन यानी कि 4 कार्बन, ये चीज़ें आगे हम बहुत पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल गैस, हमारे पास क्या होते हैं लेस देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे आके जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, किसमें से, पेट्रोलियम में से, ठीक है। तो नेचुरल गैस के जो कंपोनेंट्स हैं वो मैं यहाँ पे सिर्फ नेचुरल गैस लिखूँगी कि नेचुरल गैस के जो कंपोनेंट्स हैं वो हमारे पास लेस देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है 20 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे पास क्या होता है 20 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे 6 to 7 कार्बन के, 5 to 6 कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो क्या होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। अब 5 to 6 कार्बन के कंपाउंड्स कौन से होते हैं, एक होते हैं हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं वो क्या होते हैं वो इस टेम्परेचर पर सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो है वो इस टेम्परेचर पर सेपरेट हो जाते हैं। अब उन्हें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हमने क्या किया था, हमने कल पढ़ा था CCl4 आ गया, बेंजीन आ गया, ये चीज़ें क्या होंगी, ये हमारे पास पेट्रोलियम में से सेपरेट हो जाएंगी 20 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और इनमें क्या होते हैं 5 to 6 कार्बन होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जो है वो एक और चीज़ जो हमने देखनी है, अच्छा आगे जो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो 60 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो 6 to 7 कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। 6 to 7 कार्बन पे हमारे पास क्या चीज़ें हैं, एक है हमारे पास नेप्थलीन जो कि ये सेपरेट हो जाता है 6 to 7 60 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे नेप्थलीन जो है वो सेपरेट हो जाता है, ठीक है। और इसमें 6 to 7 कार्बन यानी कि ये कुछ एग्जांपल्स ही हैं जो कि हमने देखनी है, ठीक है। फिर आ जाता है 40 to 220 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 to 220 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 to 220 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे पास जो है 4 to 13 कार्बन के कंपाउंड्स या फिर हमारे पास 6 to 8 कार्बन के कंपाउंड्स क्या होते हैं सेपरेट हो जाते हैं। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हमारे पास एग्जांपल है दैट इज़ गैसोलीन, यानी कि पेट्रोल जो कि हम नॉर्मली अपनी जो है वो डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं, वो सेपरेट हो जाता है 40 to 220 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। फिर वी हैव एन अदर एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास 17 to 325 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे पास जब वो केरोसिन ऑयल यानी कि 88 to 14 कार्बन वाले कंपाउंड्स, इनके एग्जांपल है हमारे पास केरोसिन ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाता है, ठीक है। केरोसिन ऑयल जो है वो इस टेम्परेचर पर सेपरेट हो जाता है। फिर वी हैव लास्ट ग्रेटर देन 275 जो है वो टेम्परेचर, ठीक है। इस पे हमारे पास 12 to 18 कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, और इनकी एक एग्जांपल है दैट इज़ गैस ऑयल, वो क्या होता है वो सेपरेट हो जाता है इस टेम्परेचर पर, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराई। जब पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराते हैं तो हमारे पास क्या होते हैं दो तरह के कंपाउंड सेपरेट हो जाते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, एक होते हैं वोलेटाइल कंपोनेंट्स और दूसरे होते हैं हमारे पास नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स। जो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं उनमें क्या होता है 20 कार्बन हमारे पास क्या होते हैं ये कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, जो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स है दे आर ग्रेटर देन 20 कार्बन, ठीक है। इनमें 20 कार्बन से ज़्यादा जो है वो नंबर ऑफ कार्बन होगा, ठीक है। इनमें क्या होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सॉलिड और दूसरे हमारे पास होते हैं लिक्विड। जो लिक्विड्स होते हैं उनमें दो एग्जांपल्स आ गई हमारे पास, एक होता है ग्रीस और दूसरा हमारे पास है मोबिल ऑयल। फिर हमारे पास सॉलिड्स में आ गया एस्फॉल्ट जिसे हम पिच कहते हैं, जो कि नॉर्मली रोड्स वगैरह में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और फिर हमारे पास है पैराफिन वैक्स जो भी वो भी क्या है हमारे पास जो है वो सॉलिड नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है। अब जो पैराफिन वैक्स है इसी को हम पेट्रोलियम जेली या जो है वो कहते हैं पैराफिन वैक्स को ही पेट्रोलियम जेली कहा जाता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड। आई एम नॉट राइटिंग है, लेकिन आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है कि पैराफिन वैक्स इज़ ऑल्सो कॉल्ड पेट्रोलियम जेली एंड इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज़ 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। फिर हमारे पास जो वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं, वोलेटाइल कंपोनेंट्स में हमने तीन चीज़ें देखी। एक तो हमने देखा कि कौन से टेम्परेचर पे जो है वो टेम्परेचर क्या होगा, फिर कितने नंबर ऑफ़ कार्बन वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट होंगे, और उनके एग्जांपल्स कुछ देख लिए हमने। अब हमने क्या किया, हमने लेस देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 to 4 कार्बन वाले कंपोनेंट सेपरेट होते हैं विच इज़ नेचुरल गैस, एक एग्जांपल। फिर हमारे पास 20 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे 5 to 6 कार्बन वाले कंपोनेंट एग्जांपल इज़ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। फिर 60 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने कहा 6 to 7 कार्बन वाले कंपोनेंट्स यानी कि एग्जांपल है नेफ्थलीन, वो सेपरेट हो जाता है। फिर 40 to 220 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे पास 4 to 13 कार्बन वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं 6 to 8 कार्बन वाले, क्योंकि
एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी कि हम लोग जो हैं, मैं पर्सनली ये कोशिश कर रही हूँ कि जितने भी हमारे पास सिंध बोर्ड, पंजाब बोर्ड एंड फेडरल बोर्ड, इनको कंबाइन करके पढ़ाऊँ, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि जो वैल्यूज़ है ना, जो फिगर फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ये हर जो है बोर्ड में डिफरेंट है, ठीक है। तो हम या तो कोशिश करेंगे मोस्टली आई ट्राई कि जो है वो पंजाब की जो है वो यूज़ करें। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि जहाँ पे मोस्ट मतलब जहाँ पे बहुत कॉमन होगी जो चीज़, ज़्यादा तो मैं वही यूज़ करूँगी, लेकिन मोस्ट प्रेफरेबली जो है वो हम देखेंगे कि पंजाब की यूज़ करें, ठीक है। क्योंकि तो ये चीज़ है, और इसके अलावा तो सारी चीज़ें सेम है, बिकॉज़ हर चीज़, क्योंकि साइंस है और साइंस सबकी सेम है, ठीक है। कहीं पे कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, ये चीज़ है, कहीं पे टॉपिक ज़्यादा लंबा होता है, मतलब टॉपिक की डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है, कहीं पे टॉपिक बहुत ही कम लिखा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट के सारी चीज़ें कवर कराई जाएँ, ठीक है। तो अच्छा, हाँ, ओके, तो एक तो गैसोलीन हो गया, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें आपने बहुत रटनी नहीं है, ठीक है। ये ऐसे टॉपिक्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो आपके ज़्यादातर नहीं आते, मतलब लाइक इसमें आगे चल के सिर्फ क्रैकिंग एक टॉपिक है जो कि आप लोगों ने ज़्यादा उस पर फोकस करना है, और फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, ये सिर्फ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आपने इन पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना कि हर चीज़ का आपने टेम्परेचर, ये चीज़ें याद नहीं रखनी। आगे चल के आपको जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उन पे आपने ज़्यादा टाइम देना है, ठीक है। तो बिकॉज इंट्रोडक्शन था तो डेफिनेटली आई हैव टू कवर एवरीथिंग, ठीक है। तो इस वजह से मैंने ये सारी चीज़ें जो है वो मतलब ऐड की हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया। अब जो है वो पेट्रोलियम हो गया। अच्छा, 3 सोर्सेज़ हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। एक है हमारे पास कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, तीनों चीज़ें हो गई हैं। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज़ आई गेस रीफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम आ जाता है, फिर क्रैकिंग वाली चीज़ें आ जाती हैं जो कि मैंने कवर करानी है वो नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू सो मच। जो है वो अगर कोई भी जो है वो क्वेश्चन हो तो प्लीज़ यू कैन कमेंट, ठीक है। और आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट के आई विल रिप्लाई एवरी क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू सो मच।